एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स वोल्टेज एंड करंट के बीच का क्या रिलेशन है, इसको सबसे पहले दिया था जर्मन साइंटिस्ट ने। मतलब जर्मन के रहने वाले थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि वोल्टेज एंड करंट के बीच का क्या रिलेशन है। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि वोल्टेज एंड करंट के बीच का क्या रिलेशन है। इसीलिए इसी साइंटिस्ट के नाम पर यह नाम पड़ा फिर ओहम्स लॉ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसी साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में ये नाम पड़ा फिर ओहम्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ हमें ये कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, V यानी वोल्टेज और I यानी कि करंट, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्किट ड्रा करते हैं। मान लीजिए कि ये इस तरीके से क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लगा है मान लीजिए, और यहाँ से वोल्टेज है 12 वोल्ट मान लीजिए। अब इस 12 वोल्ट से मान लीजिए कि यहाँ पर इस सर्किट में 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। वहीं अगर 12 वोल्ट की जगह हम यहाँ पर 6 वोल्ट लगाएं तो इसके चलते भी कुछ करंट मिलेगी। मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट इस 6 वोल्ट के चलते हमें मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा वोल्टेज तो ज़्यादा करंट, वोल्टेज कम हो गई तो करंट भी कम हो गई। तो इसी का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, ओहम्स लॉ की डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो हमेशा से लिखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक बढ़ता है, अगर वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट भी इंक्रीज होती है, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट जब हमने लगाया तो 4 एम्पियर की करंट मिली, लेकिन हमने वोल्टेज यहाँ से कम कर दिया। मान लीजिए 6 वोल्ट यहाँ से वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो उसके चलते हमें करंट भी कम मिली। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा होता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि ये जो हमारे पास साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, इनको पता था कि अगर हम टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, या फिर कहिए कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर है अगर उसको चेंज नहीं होगा, वो अगर चेंज करेगा यानी कि अगर अप डाउन होगा, मतलब कम या ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है, और ये मान लीजिए एल्युमिनियम का पीस है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, एल्युमिनियम के ही एटम्स होंगे। अब देखिए 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए अभी टेम्परेचर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे एटम से निकलते हैं और इस तरीके से टकराते हुए वो आगे चलेंगे। ठीक है ना, जिसके चलते हमें रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराते हुए आगे चल रहा था, अब ये और ज़्यादा थर्मल एनर्जी की वजह से और ज़्यादा एक तरह से क्या होगा, टक्कर खाएगा, या फिर कहिए कि और ज़्यादा ये वाइब्रेट करने लगेगा, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारी भीड़ है, और वो जो भीड़ है वो स्टेशनरी है और आपको उनके बीच में से गुजरना है। तो क्या होगा, जब हमारी भीड़ जो है वो स्टेशनरी है तो आप उनके बीच में क्या होगा, आसानी के साथ वहाँ से निकल सकते हो, मतलब ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, मतलब आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर भगदड़ मच गई है, ठीक है, तो क्या होगा
कि उसके बीच में, उस भीड़ में से जब भगदड़ मच गई है तो उसके बीच में से अगर आपको निकलना है तो क्या होगा, आपको जो है प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको आगे बढ़ने में, यानी कि धक्के मुक्के लगेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, यानी आपका रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो और तेज़ी के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस साइंटिस्ट का ये कहना था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है I के लिए होगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास एक टर्म इंक्रीज करेगी दूसरी टर्म भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक टर्म डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक टर्म तो यहाँ पर ये हो गया कि अगर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस जो है और किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। मतलब अगर आप वायर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो हमारे रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं, एक टर्म अगर यहाँ से इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करोगे यानी कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम करेगा। तो हमें तो कांस्टेंट रखना है यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो करंट जो है यहाँ पर चेंज करेगी, और करंट अगर चेंज होगी तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि ये V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, नहीं ना कह सकते हैं, फिर तो ये लॉ ही एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए एक तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा हमारे पास लेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये जो रेजिस्टेंस होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया भी क्या होना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एरिया अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे, मतलब तार का जो एरिया है, छोटी तार लेंगे या मोटी तार लेंगे तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, अप डाउन होगा, है कि नहीं है, कम ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। लेकिन हमें तो कांस्टेंट रखना है, इसलिए एरिया को भी, तार का जो एरिया है उसे भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी हमें कांस्टेंट रखना है रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए, और टेम्परेचर भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें V और I का, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मान लीजिए ये V है वोल्टेज एंड ये I है करंट है, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि हमें रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज जो है वो क्या है, वो है 5 वोल्ट, और यहाँ से जो करंट है वो 2 एम्पियर की इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही यहाँ से हमारे पास 10 वोल्ट की मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज हुई तो क्या होगा, यहाँ से भी जो करंट है वो 4 एम्पियर की इंक्रीज करेगी, यानी 2 एम्पियर की करंट यहाँ से इंक्रीज करेगी, और 5 वोल्ट यहाँ से क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये जो हमारे पास बीच में से लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमें रेजिस्टेंस जो है बताता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए V बराबर होता है I इंटू R, तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, V डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ पर देखिए V क्या है हमारे पास 5 वोल्ट, और I क्या है हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2.5 ओहम का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर 10 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे तो वो भी आपके पास 2.5 ओहम मिलेगा। तो इसी तरीके से आगे ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।